टेस्ट आप हमारी वेबसाइट www.ccbyfirst.com से कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो ई बुक एंड PDF, जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है वो यहाँ से ले सकते हैं। एमसीक्यूज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रीवियस पेपर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, शॉर्टकट की आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं और CCC के जो अपडेट आते हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए मॉक टेस्ट। तो आप यहाँ से अपने फ्री मॉक टेस्ट कर सकते हैं जो कि CCC मॉडल पेपर हैं, CCC मॉक टेस्ट हिंदी हैं, CCC मॉक टेस्ट इंग्लिश हैं और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं। तो यहाँ पर सभी को मॉक टेस्ट रेगुलर करना है, जितने भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं सभी को आपको करना है। और जब आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे CCC मॉक टेस्ट हिंदी पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे और यहाँ पर प्रत्येक मॉक टेस्ट के अंदर 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। मॉक टेस्ट करने के बाद आप जो गलत करते हैं उनके जवाब भी देख पाएंगे, उनका सही आंसर क्या है। और ये सब करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखिएगा क्लिक फॉर मोर टेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से और टेस्ट आपके आ जाएंगे और टेस्ट आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर टॉप 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको करनी है तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से 50 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट सीरीज आपके सामने आ जाएगी, जहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो ये काम सभी को करना है। इसके अलावा जो हम आपको क्लास करा रहे हैं उनको कंटिन्यू करना। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इस क्लास को करने के साथ साथ में इससे पहले हमने कई सारे क्लास आपको कराए हैं, तो कुछ प्लेलिस्ट के नाम हम आपको बता दें, वो प्लेलिस्ट आपको देखनी ही देखनी है। जैसे जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर CCC एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम दिया गया है, CCC एडवांस मॉक टेस्ट। तो ये जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, इसको आपको देखना ही देखना है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास करा रखे हैं हमने, जिनको आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं देखते हैं तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ से नॉलेज मिलेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो इसे आपको हर हालत में देखना है। दूसरा, यहाँ पर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो एक और है आपकी लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट, जहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस के क्लास मिलेंगे, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, कैल्क हो गया और इम्प्रेस हो गया। तो ये आपको 2 प्लेलिस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको देखना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, CCC प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट भी जितना आप देख पाओ यहाँ से क्लास उतना कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं अब आज की इस क्लास को और आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर आपको जवाब करना है। प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने डैश प्रयुक्त होते हैं। आपको जवाब करना है, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार भाई शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन को, इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। तो आप सभी को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सेशन को देख पाएं, इस सेशन से जोड़ पाएं, ठीक है। बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा क्या है, पहले ध्यान से समझो। देखो, क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया करो, ठीक है। हमेशा प्रश्न को पहले समझो, उसके बाद आप आंसर दो, क्योंकि ऐसे आपको तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। ये काम आपको अभी नहीं करना है, अभी आपको समझना है कि हमसे सवाल क्या हो रहा है और कैसे उसका जवाब निकालेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रश्न का आपको जवाब नहीं पता है, थोड़ा सा आइडिया लगाया करो, ठीक है, जवाब निकालने का। तो कह रहा है प्रिंटर की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने डैश प्रयुक्त होते हैं, क्या पिक्सल, DPI, पेपर या कलर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, DPI। इसका मतलब डॉट्स पर इंच। देखिए, पिक्चर की गुणवत्ता इसी पर डिपेंड करती है कि किसी भी पिक्चर में कितने DPI हैं, कितने डॉट्स पर इंच हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर एक पिक्चर है, तो अब यहाँ पर 1 इंच में कितने डॉट्स लगे हैं। डॉट्स पर इंच का मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स हैं। अब मान लिया यहाँ पर अगर आपने कोई डॉट्स दिए हैं, मतलब कोई इमेज है उसमें कुछ डॉट्स हैं, तो 1 इंच में पता लगा 200 डॉट है, मतलब वो 200 DPI पर फोटो आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इंच में 200 DPI हैं, 200 डॉट्स लगे हुए हैं। अब मान लिया इसी इमेज को आपने देखा होगा, कई बार जब आप जूम कर देते हैं, बहुत सारा जब जूम करते हैं ज़्यादा, तो इमेज आपकी फट जाती है, वो ब्लर हो जाती है, मतलब वहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब आपने इमेज का साइज बढ़ाया है और आपके जो DPI थे, जो डॉट्स पर इंच थे, वो तो उतने ही थे, तो इसलिए वो दूर दूर हो गए हैं, इसलिए आपको इमेज साफ साफ नजर नहीं आती है। तो इसका मतलब आपके समझ में क्या आया कि किसी भी इमेज की गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है, वो DPI पर निर्भर करती है कि 1 इंच में कितने DPI हैं, इस पर डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा DPI होंगे उतना ज्यादा पिक्चर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्लियर आपको दिखाई देगी, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। फोल्डर्स और फाइल के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे।
फोल्डर्स और फाइल के प्रबंधन में किस विंडोज प्रोग्राम का इस्तेमाल करेंगे? विच विंडोज प्रोग्राम विल यू यूज टू मैनेज फोल्डर्स एंड फाइल्स? आंसर में आपको बताना है एसेसरीज, कंट्रोल पैनल, एक्सप्लोरर या फिर ऑफिस। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? फोल्डर्स और फाइल के प्रबंधन में देखिए, कोई आपने फोल्डर क्रिएट किया है, कोई आपने फाइल बनाई है। अच्छा, फाइल और फोल्डर में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा आप ये बताएंगे मुझे, फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपने एक डेस्कटॉप पर गए, वहां पे आपने एक नया फोल्डर क्रिएट कर दिया, तो एक फोल्डर आपका बन गया। उस फोल्डर के अंदर हम कुछ रख सकते हैं, कोई कंटेंट आप रख सकते हैं, कोई फोल्डर भी रख सकते हैं और कोई फाइल भी रख सकते हैं। बट फाइल क्या होता है? फाइल एक्चुअल में जिस सॉफ्टवेयर पर आप काम करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर पर जब आपने काम किया और सेव करा दिया, तो वो जो होती है हमारी एक फाइल होती है। मतलब जैसे आपने एमएस वर्ड पर एक बायोडाटा बनाया, एक रिज्यूमे बनाया या कुछ नोट्स आपने लिखे एमएस वर्ड पर, ठीक है, तो वो नोट्स आपके क्या होंगे, वो जब उसको आप सेव कर दोगे वो आपकी एक फाइल कहलाएगी। वो फोल्डर आपका नहीं है, वो आपकी फाइल है। तो फाइल और फोल्डर में यही डिफरेंस होता है। फाइल जो आपकी होती है वो किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर बनाई गई होती है, और जब आप फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो जो कंटेंट आपने उसमें लिखा होता है वो उसी एप्लीकेशन प्रोग्राम पर ओपन हो जाता है जिस पर बनाई गई होती है। जैसे कोई आपने नोट्स बनाए हैं जो एमएस वर्ड पर लिखे हैं, और आपने डबल क्लिक किया तो एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फाइल और फोल्डर में आपको डिफरेंस पता चला होगा क्या होता है। फोल्डर्स के अंदर हम कोई और फोल्डर बना सकते हैं, यानी कि सब फोल्डर बना सकते हैं, कोई फाइल इसमें आप रख सकते हैं। तो फाइल और फोल्डर को मैनेज करने के लिए हम किस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर हो जाएगा सी, एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या? एक्सप्लोरर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। पूछा गया है मैक पता के लिए निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त है? यानी कि मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और मैक एड्रेस के लिए उपयुक्त कौन सा है, कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मैक एड्रेस? देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 12 डिजिट्स, 6 बाइट, 48 बिट्स, या इसमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा करेक्ट है आपका मैक एड्रेस के लिए? जो समझदार बच्चा होगा वो आंसर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने पढ़ाया भी है इससे पहले के क्लास में, तो यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी, और अगर आप समझदार हैं तो निश्चित इसका जवाब सभी का करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा। आप पूछो कैसे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया? देखो कह रहा है मैक एड्रेस के लिए कौन सा एक उपयुक्त है। तो मैक एड्रेस आपको पता है 12 डिजिट का होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि 12 डिजिट का आपका मैक एड्रेस होता है, तो ये बात भी क्लियर है। और 6 बाइट का होता है, ये भी सही है। दूसरा 48 बिट का होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट हमारे सही हैं, इसका मतलब हमें मिल गया ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और मैक एड्रेस 12 डिजिट का एक नंबर होता है, 6 बाइट का होता है और 48 बिट का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको बताना है यूजर नेम तथा डोमेन नेम को अलग किया जाता है। यूजर नेम तथा डोमेन नेम को अलग कौन करता है? कौन सा सिंबल है जो यूजर नेम को और डोमेन नेम को अलग करने का काम करता है? अब यहाँ पर देखिए बात की गई है आपके ईमेल एड्रेस की, है ना। जो आपका ईमेल का पता होता है, ईमेल का एड्रेस होता है, वहां पर एक यूजर नेम होता है और दूसरा डोमेन नेम होता है। आपको पता है आपका ईमेल एड्रेस के पार्ट कितने होते हैं, भाग कितने होते हैं? तो सिंपल से बताएंगे सर 2 पार्ट होते हैं। आपका ईमेल एड्रेस 2 भागों में होता है। पहला वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? यूजर नेम कहलाता है, और बीच में @ का सिंबल होता है। दूसरा वाला जो पार्ट हमारा होता है वो डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम इसको बोलेंगे, या फिर इसको आप कभी होस्ट नेम भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना कभी आपके प्रश्न में आ जाए होस्ट नेम, तो भी आपको गलत नहीं करना है। होस्ट नेम भी बोल सकते हैं या डोमेन नेम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है या हमारा जो ईमेल का अकाउंट है जो हमने बनाया है, वो उसका डेटा यहीं पर रहेगा ना, ठीक है, होस्ट नेम पर। तो ये डोमेन नेम या होस्ट नेम होता है। तो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम कौन करता है? @ का सिंबल करता है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, @ का सिंबल करता है। दूसरा, ईमेल में एक बात और आपको ध्यान रखना है, अधिकांश बच्चों को पता है कि हम ईमेल आईडी कहां पर बनाते हैं? जीमेल पर बनाते हैं। gmail.com एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर जाकर के हम ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईमेल की सुविधा दी जाती है। आप अकाउंट बना सकते हैं, फ्री में बना सकते हैं, कोई इसमें पैसे नहीं लगते हैं, और आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। मगर आपने ये अकाउंट कहाँ बनाया?
आपने जीमेल के सर्वर पर बनाया, मतलब ये गूगल का ही प्रोडक्ट है और यहाँ पर आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही आप चाहें तो yahoo.com पर बना सकते हैं। yahoo.com भी आपको मेल की फैसिलिटी देता है और आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक सर्वर लेना पड़ेगा, किसी सर्वर पर ही तो आप अकाउंट बनाएंगे जहां पर आपका डेटा रहेगा, जहां पर जो आप मेल भेजेंगे, जो आप मेल रिसीव करेंगे वो आएंगे, है ना। तो हम yahoo.com पर भी बना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, जैसे rediffmail.com हो गया, तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि CCCwifi.com पर आप ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर बना सकते हैं, बट आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमने ऐसी फैसिलिटी दी नहीं है बनाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति आकर के ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकता है। बट यहाँ पर कौन बना सकता है, जो ऑनर है, मतलब किसी वेबसाइट का अगर कोई भी ऑनर है तो वो अपनी वेबसाइट पर ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब आपके क्या समझ में आया, ये हमने क्यों आपको बताया, क्योंकि कई बार आपको आपके एग्जाम्पल में दिया जाएगा या आपके साथ क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन किया जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक वैलिड ईमेल का पता है। और हमने कई बार देखा है, अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी देखा है कि बच्चे अधिकांश गलत कर देते हैं। कब, जब उनसे कहा जाता है कि यहाँ पर लिखा है help@CCCwifi.com, ऐसे लिखा, तो बोले सर ये तो गलत है, ये ईमेल का पता नहीं है। अगर लिखते हैं यहाँ पर help@gmail.com, तो बोले सर ये वाला सही है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी वेबसाइट हो सकती है, हमें सर्वर ही तो चाहिए भाई। हमारा ईमेल अकाउंट का जो डेटा है, जो हमारा ईमेल आएंगे या हम ईमेल भेजेंगे, वो डेटा किसी न किसी सर्वर पे ही तो रहेंगे। तो हम चाहें तो भाई गूगल के सर्वर पर रख सकते हैं, और हम चाहें तो अगर आपके पास अपना सर्वर है तो अपने सर्वर पर रख सकते हैं। तो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी हमारा एक वैलिड ईमेल का पता माना जाएगा, ठीक है। बस वैलिड कब नहीं होता है, ईमेल का पता वैलिड कब नहीं होता है, ये थोड़ा सा समझ लो। जो हमारा यूजर नेम वाला पार्ट होता है, उसके बाद में एक आपने देखा होगा @ का सिंबल होता है, और फिर आपका डोमेन नेम होता है, जैसे gmail.com हो गया, या आपकी वेबसाइट का नाम हो सकता है, कोई वेबसाइट का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर @ के सिंबल से पहले कोई डॉट नहीं होना चाहिए, और इसके बाद में कोई डॉट नहीं होना चाहिए। कोई डॉट के अलावा भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लिखा यहाँ पे हेल्प, उसके बाद में यहाँ लिखा हैश, फिर लिखा @ और gmail.com, तो ये आपका वैलिड ईमेल का पता नहीं है, ये माना नहीं जाएगा। हाँ, यूजर नेम में डॉट आप लगा सकते हो बीच में, जैसे हमने लिखा, जैसे आपने देखा होगा हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो है info.CCCwifi@gmail.com। अब ये तो gmail.com हो गया, हमारा सर्वर हो गया, मतलब यहाँ पर जीमेल पर बनाया गया है तो ये सर्वर हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये वाला पार्ट हमारा यूजर नेम हो गया, और यूजर नेम में आपने देखा हमने डॉट लगा दिया, इन्फो डॉट। तो हम अपने यूजर नेम के बीच में डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यूजर नेम के बाद में यानी कि @ के सिंबल से पहले या बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हालांकि हम और ये क्लास लेंगे जहां पर इसके बारे में और बता देंगे, ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है, और एक वैलिड ईमेल का पता कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम अलग से क्लियर कर देंगे। वो आपके सामने वीडियो जल्द आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है, बताएंगे आप। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर, ब्राउजर या IP एड्रेस है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो आपको बता दें भाई, यहाँ पर ये ब्राउजर हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर एप्लीकेशन प्रोग्राम है ना। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं। अगर हमें www पर किसी कंटेंट को देखना है, विजिट करना है, वहां पर जाना है, तो एक ही रास्ता हमारे पास है, हम ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ब्राउजर का इस्तेमाल हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम जा सकते हैं। जैसे आपको गूगल क्रोम इस्तेमाल करना पड़ सकता है, मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला देखिए, रो और कॉलम को जोड़कर क्या बनता है। रो और कॉलम को जोड़कर क्या बनता है, रो एंड कॉलम को जोड़कर क्या बनता है, सेल, टेबल, पोजीशन या फिर डेटा। तो आपको पता है भाई सेल बनेगा, जहां पर कॉलम होगा और रो होगा। अब कॉलम और रो का जो कॉम्बिनेशन एरिया होता है, ये जो हमारा एक बॉक्स सा बना, इसी बॉक्स को कहते हैं सेल, ठीक है। तो सेल क्या होता है, रो एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सेल बोलते हैं। किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है,
किसी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर का पता है, एड्रेस है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या वो आईपी एड्रेस होता है, क्या वो कंप्यूटर एड्रेस होता है, क्या वो मैक एड्रेस होता है, या फिर वो एनआईसी एड्रेस होता है? देखो, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को आप किस रूप में जानते हैं? तो ध्यान रखना है सभी को, मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है, हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर का पता होता है। इसका मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब देखो, थोड़ा सा हम आपको समझा दें। आपके कंप्यूटर में एक होता है एनआईसी कार्ड। क्या होता है? एनआईसी कार्ड, ठीक है। एनआईसी कार्ड का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? ध्यान से समझो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड क्या होता है? हमारा एक फिजिकल पार्ट होता है आपके कंप्यूटर का, एक हार्डवेयर पार्ट है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो एनआईसी कार्ड एक हार्डवेयर है हमारे कंप्यूटर के अंदर, और इस एनआईसी कार्ड का इस्तेमाल क्या होता है? अगर हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो एनआईसी कार्ड का होना आवश्यक है। अगर एनआईसी कार्ड नहीं है तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चलेगा, आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझो। सबसे पहले क्या समझ में आया कि एनआईसी कार्ड हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, जो कि एक हार्डवेयर है, पहली बात, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब एनआईसी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दो बातें आपने समझ ली। तीसरा, एनआईसी कार्ड का अपना एक यूनिक नंबर होता है। क्या होता है? एनआईसी कार्ड का अपना एक नंबर होता है। जैसे आपने देखा होगा, आपका जो आपके मोबाइल पर एक IMEI नंबर होता है, तो आपके मोबाइल डिवाइस का एक अपना एक नंबर होता है, IMEI नंबर होता है, जो आपने देखा होगा जहां पर सिम स्लॉट होते हैं। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एक एनआईसी कार्ड होता है और उसका अपना एक नंबर होता है। तो इसका जो नंबर होता है, उस नंबर को ही क्या बोला जाता है? मैक एड्रेस बोला जाता है। इतनी सी बात है। तो मैक एड्रेस एक हार्डवेयर का ही तो पता हुआ। अगर हम आपसे कहें भाई मैक एड्रेस है क्या, तो आप बताओगे सर मैक एड्रेस तो एनआईसी का नंबर होता है। एनआईसी कार्ड है, उसका एक अपना यूनिक नंबर होता है, उसी नंबर को हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब मैक एड्रेस एक फिजिकल पता है ना। आपके कंप्यूटर का एक हार्डवेयर का पता है मैक एड्रेस, तो आप बोलेंगे यस। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल किसे कहा जाता है? एनआईसी का जो पता है, उसी पते को बोला जाता है, ठीक है। चाहे उसको मैक बोल दो, चाहे मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोल दो, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है नेटिकेट क्या है। आपको बताना है नेटिकेट क्या होता है। एक नेटवर्क, इंटरनेट शिष्टाचार, प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमेशा आपको ध्यान रखना है नेटिकेट क्या है? एक इंटरनेट शिष्टाचार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इंटरनेट शिष्टाचार है आपका नेटिकेट। माउस का प्रयोग GUI में किया जाता है। बताइएगा, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। क्या माउस का इस्तेमाल GUI में किया जाता है? अब GUI क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे हमारा विंडोज है, आपका जो विंडो है वो कैसा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। तो माउस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? GUI में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला होगा, ट्रू हो जाएगा। पूछा है आईपी एड्रेस एक यूनिक पता होता है। आईपी एड्रेस एक कैसा पता होता है? एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, एक यूनिक पता होता है। यूनिक पता का मतलब ये है कि वो एड्रेस फिर और किसी का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आईपी एड्रेस एक यूनिक पता होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। टोटल नंबर ऑफ लेयर आपको बतानी है OSI मॉडल में। और ये सभी वो प्रश्न है जो एग्जाम में हर हालत में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। OSI का मतलब आप लोग बताएंगे क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें कुल कितनी लेयर होती हैं? तो आपको बताना है 7 लेयर होती हैं। टोटल नंबर ऑफ लेयर 7 होती हैं आपके OSI मॉडल में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका एप्लीकेशन लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है, सेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, डाटा लिंक लेयर होता है, और फिजिकल लेयर होता है। तो टोटल जो लेयर होती हैं वो आपकी 7 होती हैं। ये ध्यान रखना है। कुछ हमारी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं, जैसे एप्लीकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, और सेशन हो गया, ये हमारी सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं। जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, इसको हम हार्ट ऑफ OSI भी बोलते हैं, ठीक है। हार्ट ऑफ OSI भी बोला जाता है। और नेटवर्क लेयर जो आपकी हो गई, डाटा लिंक लेयर हो गई, और फिजिकल लेयर हो गई, ये हमारी हार्डवेयर लेयर होती है। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना है। हो सकता है कि इस टाइप से अगर सवाल आता है तो आप इसका भी जवाब आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का आपने नाम सुना होगा, और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब आपको समझाना है। सर्च इंजन है, वेब पेज है, यूजर है, या फिर इंटरनेट है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा होगा डी ऑप्शन, इंटरनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग है
उसमें कई बार आपसे पूछते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल के बारे में आप बताइए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, एक तो हमारा IaaS है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। दूसरा हमारा PaaS होता है, इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और तीसरा हमारा SaaS होता है, इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो आपको ध्यान रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये 3 मॉडल हैं, इसके आपको पता होनी चाहिए। इनका फुल फॉर्म भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और निम्न में से कौन सा डोमेन शिक्षा से संबंधित है, कौन सा डोमेन शिक्षा से, एजुकेशन से संबंधित है। देखो कुछ डोमेन के एक्सटेंशन नेम होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, आपने देखा होगा किसी वेबसाइट के लास्ट में .com लगा होता है, किसी के लास्ट में .net लगा होता है, किसी के लास्ट में .edu लगा होता है, किसी के लास्ट में .gov लगा होता है। तो अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। हालांकि इस पर भी हम एक अलग से क्लास आपको करा देंगे, और ये क्लास शायद हमने कराई भी है, थोड़ी पुरानी क्लास है, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ पर हमने सभी डोमेन नेम के बारे में बात की है, ठीक है। और आगे आने वाले समय में आपके एग्जाम से पहले पहले एक और हम क्लास करा देंगे, जहाँ पर सभी डोमेन के बारे में बहुत ही विस्तृत आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ताकि कभी भी आप उसे ना भूल पाएं, ठीक है, आपको याद रहेगा आसानी के साथ में। तो कह रहा है डोमेन नेम जो शिक्षा से संबंधित है, आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पर एजुकेशन लिखा हुआ है, जिसको नहीं पता है वो भी बता सकता है, जिसको इसका जवाब नहीं पता है क्या होता है डोमेन नेम, इसके बारे में भी नहीं पता है, और बस उसको देखना है शिक्षा आ गया, यहाँ एजुकेशन आ गया, आप आंसर कर दो, आपका तुक्का यहाँ पर बिल्कुल फिट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पर तुक्का आपका एकदम सही लगेगा, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, थोड़ा सा माइंड लगा लिया। लेकिन आपको पता होगा क्यों नहीं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए सब चीज पता करनी है, तुक्का पर भरोसे नहीं रहना है, पूरा का पूरा सीख करके जाना है, पढ़कर जाना है। और हम इस सीरीज में वही क्वेश्चन, वही चीजें आपको पढ़ाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो शेष समय बचा है इन दोनों में ही काफी कुछ आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट आपको पूरा ध्यान देना होगा, पूरा साथ देना होगा, क्योंकि 50% हमारा काम होता है ना। तो हम तो अपना काम करेंगे और बचा है आपका 50%। अब ये डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग अपना काम पूरा करते हैं, है ना। क्योंकि आधा काम हमारा है, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे, मेहनत से पढ़ाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी शेष समय बचा है, इस शेष समय में ही आप पढ़ करके एक अच्छी ग्रेड हासिल कर लें। बट अब आपका काम है कि उस चीज़ को आप कैसे समझते हैं, कितने धैर्य के साथ समझते हैं, कैसे क्लास करते हैं। क्या आप आते हैं क्लास और फटाफट फटाफट देख के चले गए, क्या आप उस क्लास को तसल्ली से करते हैं, उसके नोट्स भी बनाते हैं, है ना, उसको बाद में भी रिवाइज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप अपना काम कैसा करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप सभी के रिजल्ट भी अलग अलग रहते हैं। किसी बच्चे का A ग्रेड आता है, किसी बच्चे का B ग्रेड आता है, किसी का C आता है, किसी का D आता है, और कोई फेल हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपना काम कैसा किया है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा एजुकेशन ऑप्शन नंबर C। कौन सा डोमेन शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन .edu जहाँ पे लगा होगा वो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर कॉमर्शियल होता है .com, जहाँ पर होता है वो कॉमर्शियल वेबसाइट होती है, ये नेटवर्किंग वेबसाइट होती है, और ये आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट होती है। बट ये जरूरी नहीं है कि कोई वेबसाइट कॉमर्शियल है तो वो .com ही ले, वो चाहे तो .in ले सकता है या और कोई डोमेन ले सकता है ना। ये बाउंडेशन नहीं है कि हमें .com ही लेना है या हमें .net ही लेना है। बट यहाँ पर कुछ ये हमें आइडेंटिफाई करा देते हैं कि कौन सी वेबसाइट किस कैटेगरी की है, इससे हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है। राइटर में मैक्सिमम जूम आपको बताना है कितना होता है, 300, 200, 400 और 600। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। राइटर में मैक्सिमम जूम 600% होता है, और बात करते हैं अगर मिनिमम की तो 20% होता है। ध्यान रखना है सभी बच्चों को, मिनिमम 20% होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 600% जूम होता है। अगला प्रश्न आपको बताना है, लिब्रो ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। आप किस शॉर्टकट की से सुपर स्क्रिप्ट इंसर्ट करा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और P। कंट्रोल शिफ्ट और P से हम सुपर स्क्रिप्ट इंसर्ट करा सकते हैं, डाल सकते हैं। और अगर हमें सब स्क्रिप्ट यूज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और B का इस्तेमाल हम करेंगे। लिब्रो ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की आपको बतानी है। फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट F11, कंट्रोल शिफ्ट J, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आप अगर लिब्रो ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो उसकी क्या शॉर्टकट की होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और J, ऑप्शन नंबर C। कंट्रोल शिफ्ट और J से हम फुल स्क्रीन मोड में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, फोटोशॉप है, लिब्रो ऑफिस है, MS वर्ड है, या ऑल ऑफ द अबव।
ओपन सोर्स का मतलब जो हमें फ्री में मिल जाता है, जैसे हम फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ओपन सोर्स है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा वी। लिब्रे ऑफिस हमारा एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है एईपीएस में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, मींस एईपीएस में किसका इस्तेमाल होता है। एईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में किसका इस्तेमाल होता है? आधार नंबर का होता है, डेबिट कार्ड का होता है, या फिर क्रेडिट कार्ड का होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए एईपीएस के अंतर्गत आधार नंबर का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी छोटी छोटी बैंक है, मिनी बैंक हैं, जहां पर जो आपके ग्राहक सेवा केंद्र हैं, जहां पर जाकर के आप अपना अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। आपको पैसे विथड्रॉल करने हैं तो आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं, आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, आप बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो वहां पर आप जाते हैं तो आपको वहां पर कोई भी अकाउंट नंबर बताने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको अपना आधार नंबर देना होता है। बैंक बताया और आधार नंबर दिया। आधार नंबर का मतलब आधार नंबर जब आप देंगे उसके बाद में फिर आपको फिंगर इस्तेमाल करना होगा। तो जब आप फिंगर लगाते हैं उसके बाद में आपको डिटेल मिल जाती है, आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप निकालना चाहते थे तो निकाल सकते हैं, जमा करना चाहते थे तो जमा कर सकते हैं। तो एईपीएस में किसका इस्तेमाल होता है? आधार नंबर जरूरी है, आधार नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी से आप पैसे निकालेंगे, इसी से आप जमा करेंगे और इसी से आप बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है टीसीपी/आईपी में कितनी लेयर होती हैं। टीसीपी/आईपी में कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी/आईपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। कितनी लेयर होती हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है 4 लेयर होती हैं टीसीपी/आईपी में। आगे बात करते हैं विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर आपको बताना है। विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर का नाम सभी को पता होना चाहिए। सभी टॉप सेलेक्टेड प्रश्न है, मतलब आप इनको ट्रेडिशनल प्रश्न बोल सकते हैं, वो प्रश्न जो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है हमारा विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर प्रोग्राम है। अगला आपको बताना है फंट साइज बदलने के लिए कौन सी बार में जाते हैं। अगर आपको फंट साइज बदलना है तो कौन सी बार में जाते हैं, मीन्स कौन सी आपको पट्टी में जाना पड़ता है। तो अगर आपने ये सही से पढ़ा होगा तभी बता पाओगे। फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, मेनू बार, या इसमें से कोई नहीं। बताओ, फंट साइज हमें चेंज करना है तो हम कौन सी बार में जा सकते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, फॉर्मेटिंग टूल बार। हम फॉर्मेटिंग टूल बार में जाकर के फॉन्ट साइज को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? इंप्रेस में मैक्सिमम जूम आपको बताना है, क्या होगा? इंप्रेस में जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 3000% और मिनिमम 5%। तो मैक्सिमम 3000% और मिनिमम 5% होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, क्या बोल्ड फॉन्ट नॉर्मल फॉन्ट से डार्क होता है? अगर कोई भी फॉन्ट आपने बोल्ड कर दिया है, जो भी आप लिखते हैं कोई टेक्स्ट, उसको अगर आपने बोल्ड कर दिया है तो क्या वो आपका एक डार्क फॉन्ट कहलाएगा? तो यस, आपका ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। बोल्ड करते हैं तो वो डार्क हो जाता है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। आपको बताना है आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब होगा। आईएमपीएस का मतलब क्या हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट होगा। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है आईएमपीएस का फुल फॉर्म। अगला आपको बताना है वीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीसीसी। वीसीसी का पूरा नाम सभी को पता होगा, जब आप मेल करते हैं तो मेल के अंदर आपको वीसीसी और सीसी का भी ऑप्शन मिलता है। तो वीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपको बताना है एईपीएस में ई क्या होता है, मीन्स एईपीएस में ई क्या दर्शाता है। एईपीएस में ई का फुल फॉर्म आपको बताना होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनेबल्ड हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इनेबल्ड आपका राइट आंसर है। यहां पर आपको बताना है *999# क्या है। व्हाट इज *999#? एक आईएफएससी कोड है, एक यूएसएसडी कोड है, या फिर आईपी एड्रेस है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आपका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक यूएसएसडी कोड है *999#, ये आपको ध्यान रखना है। आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है ये आपको बताना। हाउ मैनी डिजिट इन आईएफएससी कोड। आपके आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं, कितने डिजिट का आईएफएससी कोड होता है? 10, 11, 12, 13, कौन सा होगा राइट आंसर?
और भाई जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। लाइक सबको करना है और शेयर भी करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना है, क्योंकि जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिलना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तभी आप समय पर क्लास कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी 11, 11 डिजिट का होता है आपका IFSC कोड, ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने होंगे, जैसे IFSC कोड जो हमारा 11 डिजिट का होता है, इसमें शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं वो बैंक के नेम को प्रेजेंट करते हैं। मीन्स कौन सा बैंक है, क्या वो SBI है, क्या वो VOB है, या फिर HDFC है, या और कोई बैंक है। तो फर्स्ट 4 जो डिजिट हमारे होते हैं वो बैंक के नाम को दर्शाते हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर शामिल किया है। 5वां जो डिजिट होता है वो आपका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और लास्ट का 6 डिजिट आपका जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रांच के नेम को, कि भैया कौन सी ब्रांच है। तो आपको समझ आया, जो 11 डिजिट होते हैं इनमें शुरुआत के 4 बैंक के नेम को दर्शाते हैं, 5वां 0 होता है, और लास्ट के 6 डिजिट जो आपके होते हैं वो ब्रांच के नाम को बताते हैं कि कौन सी आपकी ब्रांच है। कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की बताइए। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है, क्योंकि अभी हमने कराया था। तो आपको पता होगा कंट्रोल शिफ्ट और जे होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल शिफ्ट और जे होता है कैल्क में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास आपको कैसे लगी, समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। और अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। ID है CCC वाईफाई स्टडी।